यस स्क्रीन सर। पर देख रहे होंगे टीपीपी, और मैं आपको कॉल दूंगा कि भाई इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक जिसका प्रॉब्लम है आप बताते जाएंगे। तो लेट वी स्टार्ट। 1 से लेके 3 तक किसी का प्रॉब्लम? सर 1 में है 1 सर। 2 1 के अंदर है। वन देखो, फर्स्ट नहीं नहीं प्रॉब्लम में सर, हमारे पास वन है वन वन सॉल्व हो गया था। वन में सिर्फ एक है कि इसका आंसर 55.95 आ रहा है और आंसर में हाँ 55.75 वो दे कोई रखा है। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यस अगर सर। 55.95 आ रहा है कैलकुलेशन से तो वही करेक्ट करेंगे, जो आएगा ना वही करेक्ट ठीक है होगा सर। कैलकुलेशन से। ठीक। हाँ जी सर, बस यही था। 3 तक किसी का और? 3 तक नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, 4 से लेके 6 तक किसी का प्रॉब्लम? 4 to 6 नहीं है बेटा, 4 to 6। और सर 4 to 6 के बाद आ जाओ आप लोग। 4 to 6 में 7 से लेके 9 तक किसी का प्रॉब्लम? 7 to 9। सर एर्थ बता नो। दीजिए एक बारी। एर्थ। हाँ बिल्कुल बेटा बताते हैं। तो 8 नंबर देखो, कह रहा है द नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द हाइड्रोजन एट एसटीपी। जब कभी भी एसटीपी एनटीपी आ जाए तो हाइड्रोजन गैस होता है, और गैस के लिए देखो बेटा जब गैस आता है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, अगर गिवन वॉल्यूम एसटीपी एनटीपी ले लें हम, तो उसमें गिवन वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दिया हुआ हो आपको तो नीचे 22400 से डिवाइड कर देंगे। इजिकल टू आपको नंबर निकालना है तो नंबर से भी वोल्ट निकाल सकते हो, एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से आपके देखो वी मिलीलीटर दे रखा है, 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर होता है। अगर आप लीटर से लेना चाहते हो तो लीटर से ले लो, वी लीटर में लेना चाहते हो तो डिवाइडेड बाय 22.4 कर देना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डेसीमीटर और लीटर का मतलब सेम होता है। 1 डेसीमीटर का मतलब आप 1 लीटर यूज कर सकते हो, और एन निकल सकता है, तो एन इज इक्वल टू 1 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू एन ए। एन ए लिख दोगे तो 6 × 10⁻³ हो जाएगा। अब कर लोगे अप्रोक्सीमेट सोल्व कर हो जाएगा आपका। हाँ जी सर, हाँ जी। 10⁻²2 देखो 22 है, 10 इधर ले लो, 60 हो गया। इधर 60 आ गया बेटा, इधर 10⁻22 है, तो 60 को 22 से करें तो अप्रोक्सीमेट 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻22 वाला आंसर 2 से ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर बेटा? 2.681। हाँ जी सर, ओके। यस। 9 तक एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? 9 तक नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ इधर आप 10 से लेके 12 तक। 10 to 12 नो। 12 तक तो नहीं है बेटा किसी का, चलो आगे। सर सर सर, एक चीज पूछनी है 12th वाले में। हाँ सर हम उसको 12th वाले को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमको जैसे इसमें x लीटर ऑफ N2 दे रखा है हाँ। और 3 और x/2 ओजोन का पूछ रहा वॉल्यूम है, तो हाफ हम कर दिया। पहले दोनों को। हाँ बहुत सिंपल है, आपको कैलकुलेशन हाँ, तो करने का दोनों को रिक्वायरमेंट नहीं इक्वेट है, करके वॉल्यूम हाफ कर दिया ना। मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर देंगे ना। हाँ बिल्कुल, आप सीधा से कर सकते हो ना। देखो दोनों गैसेज हैं, गैसेज के मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम अगर आपने पहले एक्स लिया है बाद में x/2 लिया है, हाफ कर दिया आपने, वॉल्यूम हाफ कर हाँ जी दिया तो सर। मॉलिक्यूल भी हाफ हो जाएंगे। वेरी सिंपल। ठीक है सर। ठीक है सर।
ठीक है। यस सर। फिर नेक्स्ट आ जाओ बेटा आपका ये, इधर देखो आप 12 से लेके 15 तक किसी का प्रॉब्लम। यस सर 12। ये 13 से 15। सॉरी 13 सर। 13। सर 13 वाला। 13 में देखो 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। 1 लीटर वाटर में इतने सारे आपके ग्राम NaCl के। ओके, द नंबर ऑफ द आयन इन 1 मिलीलीटर। पहले तो आप NaCl काउंट कर लो। देखो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर के अंदर हम देखेंगे, 1000 मिलीलीटर के अंदर आपका देखो NaCl जो है वो 5.85 ग्राम है। 1000 के अंदर आपको चाहिए 1 मिलीलीटर में, तो 1 मिलीलीटर निकाल लो पहले आप। 1 लीटर करोगे आप तो 1 लीटर जो आपका आ जाएगा, 1 लीटर में कितना हो जाएगा 5.85 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम। अब देखो NaCl का आपके पास वेट आ गया। अब NaCl के मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl। तो जितना वेट है 5.85 डिवाइडेड बाई 1000 और इनटू आ जाएगा इसका फार्मूला वेट 58.5 होता है। तो 58.5 को आप करोगे तो कैंसिल करोगे तो 0.1 ऊपर आ गया। 0.1 और 10 ये है तो टोटल कितना हो गया 10⁻⁻⁴ मोल। लेकिन ये NaCl के आगे आपको आयन निकालने हैं। देखो द नंबर ऑफ आयन इन 1 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस। एक NaCl में 2 आयन होते हैं, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। तो आयंस कितना होगा हमेशा हमारे पास डबल होगा। आयंस डबल ऑफ जितना हमारे पास NaCl आएगा। तो NaCl का मोल इतना था तो इसका डबल हो गया, ये 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। अब ये तो मोल हुए हैं, आपको नंबर चाहिए, एवोगैड्रो नंबर से और मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आपका मोल आया है। तो फिर आप इसको 6.02 से और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो आपको नंबर चाहिए N/Na होता है मोल। तो 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 6 इंटू 10⁻23। रिपीट कर रहा हूं सभी के लिए प्रॉब्लम। इसी टाइप का देखो बेटा प्रॉब्लम आपके आने के चांसेस ज्यादा है। सो यू आर सपोज टू क्लियर दिस क्वेश्चंस। तो पहले आपको प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझना है। प्रॉब्लम में आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज सेइंग दैट कि 1 लीटर प्योर वाटर के अंदर आपको NaCl का इतना वेट है, तो आपको 1 मिलीलीटर में NaCl के आयन निकालने। तो पहले तो आपने कर दिया कि भाई 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर में इतना वेट हो गया NaCl का। क्लियर। तो 1 मिलीलीटर में कितना हो गया इतना वेट। अब वेट पता लग गया तो NaCl के मोल निकाल लिए हमने, इतने मोल आ गए। अब आपको तो आयन चाहिए, 1 NaCl कंटेन 2 आयन, तो जितने NaCl होंगे उसका डबल आयन होंगे, तो इतने मोल हो गए आयन के। लास्ट में हमने मोल भी हटा दिया और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो पार्टिकल आ गए, इतने टोटल आयंस आ गए आपके पास। क्लियर। कोई डाउट किसी को? नो सर। 15 तक नेक्स्ट देखें बेटा, किसी का 15 तक। 15 नहीं है तो नेक्स्ट चलो आप। इधर आ जाओ 16 से लेके 18 तक। सर 17। 17 17 में देखें, 17 ये है, कह रहा है डेंसिटी ऑफ NH4OH। NH4OH का डेंसिटी गिवन है 0.6 ग्राम पर। इट कंटेन 30% बाय मास ऑफ NH4OH। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन।
देखो मैंने बेटा आपको मोलरिटी का फार्मूला बताया था क्या? यस सर, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय परसेंटेज वेट इंटू इंटू डेंसिटी इंटू डेंसिटी 10 इंटू 10 इंटू डिवाइडेड बाई ऑन मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास सोल्यूट का। एक तो तरीका ये है कि मोलरिटी यहां से निकाल लो आप, और फिर नॉर्मेलिटी काउंट करना है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या बताया था, मोलरिटी इंटू एन एन फैक्टर। फैक्टर मतलब वैलेंसी, है ना? तो परसेंटेज बाय यस वेट सर, गिवन है, देखो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 0.6, तो मोलरिटी ये इससे ऊपर वाले फार्मूले से निकाल लो। यहां आ गया 0.6, डेंसिटी, वेट कितना है 34, यस सर, 34% और इंटू 10, मोलर मास NH4OH का निकाल लो कितना आ रहा है देखो, NH4OH है। 35 हम्म 35 आएगा ना। एन 35 आ रहा है तो 35 से हम डिवाइड कर देंगे। एन फैक्टर NH4OH में एक रिप्लेसेबल OH है तो 1 ही आएगा, तो एन फैक्टर की वैल्यू 1 है तो इससे 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नॉर्मेलिटी आएगी एन फैक्टर 1 लेंगे, हो ठीक है जाएगा। सर। यस सर। 20 तक किसी का और प्रॉब्लम बेटा? सर 20। क्या कहा? ट्वेंटी में प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एक बार रिपीट कर दो। पूछना क्या चाहता है बेटा इसमें, रिपीट कर दो, मैं बता देता हूं। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हो आप लोग? यस सर, यस सर। हाँ, 20 वाला रिपीट कर दो एक बार। सर ये है क्वेश्चन नंबर 20। हम्म सर मोल फ्रैक्शन ethanol in water mixture is 0.25, hence मोल the फ्रैक्शन percentage एथेनॉल का concent 0, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है अपने को एथेनॉल का yes sir, mole fraction 0 ethanol in पॉइंट ethanol in water 0.25। 0.25, ओके।
Hence percentage और क्या concentration गिवन of है? ethanol by weight of mixture is। एथेनॉल का परसेंटेज कंसंट्रेशन दे रखा है, नहीं सर, और कुछ नहीं दे रखा। सिर्फ हमें ये एक्स एथेनॉल दे रखा है और यस सर, और परसेंटेज परसेंटेज निकालना है उसका, यही है कंसंट्रेशन। ना? हाँ जी सर। हाँ, तो सिंपल है। देखो, इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो। एक्स जो होता है एथेनॉल को, सपोज हम एथेनॉल है और एक वाटर है, एक को 1 ले लेते हैं, एक को 2 ले लेते हैं, एक सोल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया। एक्स जो एथेनॉल है, आपको सपोज x1 निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ, ये आ जाएगा। अब क्या आपके पास ये मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन तो हमारे पास है x1। अब n1 को किस फॉर्म में लिख देते हैं, वेट में कन्वर्ट कर देते हैं, W1 अपॉन M1। 1 इधर क्या आ जाएगा, W1 अपॉन M1। इधर आ जाएगा आपका W2 W2 अपॉन अपॉन M2। M2 आ जाएगा। हमें चाहिए इसका परसेंटेज, एक फार्मूला परसेंटेज का भी निकाल लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। मोल परसेंटेज वेट का निकालना है ना हमें, तो डायरेक्ट तो मोल का होता तो निकल सकता था, फार्मूला बनाना पड़ेगा हमें, तो वेट से देख लेते हैं। वेट पहले का, हाँ इससे कर लेते हैं, वेट प्लस वेट इंटू 100। अब वेट से क्या है, या मोल फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम, तो परसेंटेज इज इक्वल टू वेट क्या होगा हमारे पास, N1 इंटू M1 डिवाइडेड बाई N1 M1 प्लस N2 M2। M2 इंटू 100। तो अब हमारे पास N1 इंटू, तो हमारे पास जो है वो है मोल का, हमें दे रखा है, मोल का दे रखा है, तो कॉमन कैसे किया जा सकता है इसको, जरा देखो। मोल परसेंटेज है, वेट दे रखा है आपको, आपको एक्स एथेनॉल दे रखा है, एक्स एथेनॉल को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर N1। एक काम करो, NT को टोटल से हम डिवाइड कर देते हैं, NT को जितने से डिवाइड कर देते हैं उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो मोलिक्यूल में यस तो कोई सर। फर्क नहीं रहा ना। अब नहीं क्या हो सर। गया, ऊपर वाला देखो N1 M1 NT क्या बन गया, X1, तो न्यू फार्मूला बन गया हमारे पास। फिर चाहे इसको बाद में याद कर लेना। अब हमारे पास परसेंटेज इज इक्वल टू N1 M1 आ गया X1, N1 M1 अपॉन NT, ये क्या आ गया हमारे पास, X1 प्लस कितना आ गया, N2 M2 जो हो गया वो X2 इंटू 100। तो यहां से हमारे पास N1 M1, बिल्कुल देखो हमने क्या सही किया है, वेट नंबर ऑफ मोल, वेट अपॉन मोलर मास होता है, N1 M1 कर दिया, ठीक है। और इधर भी N1 M1 कर दिया, इसको भी, इसको N2 V2 कर दिया, इस सारे को NT से डिवाइड कर दिया, इन सबको भी, इसको भी NT से, इसको भी NT से, इसको भी NT से डिवाइड कर दिया। तो N1 M1 अपॉन NT, N1 M1 अपॉन NT, N2 M2 अपॉन NT, तो ये हमारे पास होगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ये तो सीधा सीधा भी इसका मतलब बन रहा है, तो X1 ये आ गया, X1 प्लस X2 आ गया। सर X2 को ब्रेक करके लिख देंगे फिर। हाँ वो तो हो जाएगा डायरेक्ट, हमें पता है जब 0.75 है। हाँ जी सर। तो वो तो X1 पता है कितना दे रखा था, 0.25। यस सर। तो X1 हो गया 0.25 प्लस 0.75, वो तो 1 ही हो जाएगा सम, इंटू 100, तो कितना हो गया ये 25%। 25%। तो 25% हमारा क्या आ रहा है, वेट परसेंटेज आ रहा है, वेट परसेंटेज 25, लेकिन 25 आना नहीं चाहिए ना, क्यों, कैसे आ गया, क्या मिस्टेक है। तो परसेंटेज ये हमारे पास है, परसेंटेज हमारे पास है, परसेंटेज इज इक्वल टू पहले का वेट डिवाइडेड बाय टोटल का वेट इंटू 100 कर दिया, बिल्कुल सही किया हमने। परसेंटेज, इसको परसेंटेज ही रहने दिया, W1 को हमने चेंज करके लिख दिया, W1 वेट है, तो वेट इज इक्वल टू होता है मोल N इंटू M, ठीक है, N इंटू M1 कर दिया, ये भी N1 M1 कर दिया और N2 M2 कर दिया, और ये दोनों आ गया अपने पास, इतना करके इंटू 100 छोड़ दिया हमने, ठीक किया। इसके बाद हमने क्या किया, N1 M1 NT से टोटल नंबर ऑफ मोल से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी अगर कॉमन ले लूं तो NT आ जाएगा, ये टोटल डिवाइड हो गया तो ये NT आ गया। तो
NT आ गया तो ये तो वही बन रहा है x1 x2 इंटू 100, इतना ही आ रहा है। ये x1 आ गया, ये x1 आ गया, ये x2। एक मिनट, एक चीज रहेगी ना, ये देखो एक मिस्टेक रह गया, N1 अपॉन NT होता है, N1 अपॉन NT x1 होता है, तो M1 भी तो रह गया साथ में, इधर भी M1 रह जाएगा, इधर भी M2, ये आएगा M2। बेटा। तो अब क्या है कि मोलर मास और लगाने पड़ेंगे हमें, ये 0.25 है तो 0.25 मोलर मास पहले वाला आपका एथेनॉल ले रहे हो तो 46, ये 0.25 है तो इसको भी 46 से, और वाटर है इसको 18 से करो, अब कैलकुलेट 18 करोगे से। तो वो आंसर आएगा 25 आएगा। सीधा तो हाँ होना ही सर, नहीं तभी चाहिए था ना पूछा कि था, दोनों आंसर 25 दे रखा था ना। हाँ नहीं आंसर 25, अगर वो कहता ना मोल परसेंटेज, मोल परसेंटेज कहता तब तो आप सीधा कर देते 2500 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन उसने पूछ लिया वेट परसेंटेज, तो वेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका फार्मूला ये आएगा। अब नया फार्मूला बन गया देखो आपके पास, ये याद रख सकते हो आप, यू कैन रिमेंबर दिस फार्मूला, परसेंटेज को सीधा मोल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज बाय वेट तो इज इक्वल टू x1 m1 अपॉन x1 m1 प्लस x2 m2 इंटू 100। क्लियर? यस सर। इससे जो कैलकुलेट कर लेना बेटा, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, यानी कि 25 आंसर नहीं होगा, 25 नहीं ठीक है होगा। सर। चले आगे। यस सर, यस सर। यस बेटा, आज आज देखो, अब सेकंड डीपीपी में नेक्स्ट क्लास में लूंगा। आज आपको मैं एक न्यू कंसेप्ट फिर पढ़ने जा रहे हैं हम, दो पार्ट में करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन और इक्विवेलेंट कंसेप्ट का यूज, काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कूलिंग में ज्यादा कुछ इसमें करते नहीं है, लेकिन कंपटीशन में इससे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। एक तो इक्विवेलेंट वेट एंड इक्विवेलेंट कैलकुलेशन, यू कैन से आल्सो ग्राम इक्विवेलेंट। तो पहले मैं आपको बताता हूं इक्विवेलेंट क्या चीज होती है, इक्विवेलेंट वेट क्या चीज होती है। इक्विवेलेंट वेट को अपने जो लिखेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे ई से, और इक्विवेलेंट को लिखेंगे ई क्यू से, या ई क्यू आई से लिखेंगे। इक्विवेलेंट वेट आपको किसी भी चीज का निकालना है तो आपका जो भी फार्मूला वेट आएगा उस फार्मूला वेट को एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो आप, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट किसी भी स्पीसीज का निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, जो एन फैक्टर है उसके फार्मूला वेट से डिवाइड कर दोगे तो आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको एक कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, जो आज मैं सिखाऊंगा आपको कि एन फैक्टर कैसे चेक करते हैं। पहले भी कुछ थोड़ा बहुत बताया था मैंने। और एक जो आप इक्विवेलेंट वेट किसी का भी निकालना चाहते हो, किसी का भी, जैसे मान लो आप इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का निकालना चाहते हो, एक तरीका और होता है मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड निकालना चाहते हो तो इज इक्वल टू हो जाता है, आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, जो भी आपका ऑक्साइड। या आप मान लो इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो किसी का भी, जैसे मेटल सल्फेट का, ये स्पेशली मेटल वाले केस में यूज करेंगे हम। जैसे आप सल्फेट का निकालना चाहते हो तो मेटल सल्फेट का निकालना चाहते हो तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन। वेरी सिंपल, इसको बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं। देखो अभी अगर हमें किसी का भी स्पीसीज का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, कोई एक ही स्पीसीज है, देन वी कैन यूज, मान लो मेटल ऑक्साइड का निकालना चाहते हो तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड और पूरे मेटल ऑक्साइड का एन फैक्टर। और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट जिस भी चीज को जो चीजें बनाती हैं उनके इक्विवेलेंट वेट का सम ले सकते हो। जैसे मेटल और ऑक्साइड है तो इन दोनों के इक्विवेलेंट वेट ऐड कर दो, या मेटल सल्फेट है तो मेटल और सल्फेट कोई भी हो, क्लोराइड है तो मेटल और क्लोराइड का सम कर देंगे। यहां तक क्लियर है बेटा बात? इक्विवेलेंट जो वेट है दो तरीके से निकाल सकते हो, फार्मूला वेट है तो एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, एन फैक्टर का नॉलेज है तो, या अलग अलग इक्विवेलेंट वेट दे रखे हैं तो उनके सम कर दो जो जो उस चीज को बना रहे हैं। अब पॉइंट आता है, इसको मैं बाद में लेता हूं, अभी इस पॉइंट को अपने थोड़ी देर में लेते हैं, पहले हम इसी पर फोकस करते हैं। तो यहां जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या है? तो एन फैक्टर अलग अलग स्पीसीज के लिए वैलेंसी फैक्टर अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई एलिमेंट है, फॉर एलिमेंट, जैसे यहां ऑक्सीजन एलिमेंट ही यूज किया आपने, एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो जो उसकी वैलेंसी होगी
वही उसका वैलेंसी फैक्टर, जो उसका वैलेंसी होगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। एन फैक्टर में प्लस माइनस यूज नहीं करते, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। जैसे वैलेंसी कैसे करते हो, जैसे मैं आपको हाइड्रोजन वाला एग्जांपल दूं, या हाइड्रोजन के नीचे देखो सोडियम होता है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चलते हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम या लिथियम होता है। अब लिथियम वाली लाइन ले लेते हैं, काफी सेकंड पीरियड यूज होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन किसी के साथ नहीं बनाता है, इसलिए उसका वैलेंसी फैक्टर हम लेते हैं। अब देखो आप लिथियम से बेरिलियम तक इनका वैलेंसी करोगे आप, तो वैलेंसी का मतलब है कि ये हाइड्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन इनके साथ अटैच होता है। जैसे लिथियम के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, हाइड्रोजन का खुद का वैलेंसी भी 1 ही लोगे आप, और लिथियम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो आप बोलोगे 1 वैलेंसी। जैसे बेरिलियम 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, BeH2 2 वैलेंसी, BH3 तो 3 वैलेंसी। कार्बन के साथ देखो 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो 4 वैलेंसी। नाइट्रोजन के साथ वापस कम होने लग जाती है वैलेंसी 4 के बाद, देखो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जैसे अमोनिया तो वापस 3 वैलेंसी। ऑक्सीजन H2O 2 वैलेंसी, HF 1 वैलेंसी। तो कहने का मतलब आप इधर से इधर जाओगे तो 4 तक वैलेंसी इंक्रीज हुई, 3 तक वैलेंसी जो है 3 के बाद 2 1 वापस डिक्रीज हुई, तो यही इसका एन फैक्टर होगा। जैसे मैं आपको सिंपली बोल दूं कि भाई अब मेरे पास फ्लोरीन है, एन फैक्टर कितना लोगे 1। मैं बोल दूं हाइड्रोजन है, एन फैक्टर कितना लोगे 1। मैं आपको बोल दूं सोडियम है तो एन फैक्टर कितना लोगे 1। मैं बोल दूं ऑक्सीजन है तो एन फैक्टर कितना लोगे 2। नाइट्रोजन है तो 3। दूसरा आप कह सकते हो एन फैक्टर जो है आपका एलिमेंट ना लेकर के मैं कोई आयन ले लेता हूं, फॉर आयन, कोई भी आयन है तो आयन का जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो आपका एन फैक्टर हो जाएगा। आयन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे मैं बोल दूं ऑक्साइड आयन, तो ऑक्साइड बच्चों होता है O2 नेगेटिव, तो ऊपर चार्ज 2 आ रहा है तो इसका एन फैक्टर आप 2 ले लो। क्लियर। नाइट्राइड आयन, जो आपका चार्ज आता है किसी, सल्फेट आयन, देखो सल्फेट, सल्फेट का एन फैक्टर डायरेक्ट पता होगा आपको, सल्फेट का चार्ज 2 नेगेटिव होता है, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है, तो इसका एन फैक्टर आप 2 ले लो। तो सिंपल बेटा, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है वो उसका एन फैक्टर, एंड इन केस ऑफ आयंस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट, एक स्पीसीज का जो चार्ज होगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। सपोज साथ साथ में हम कुछ एक्सप्लेनेशन भी करते जाते हैं, मतलब एक आधा प्रॉब्लम भी बनाते जाते हैं। सपोज मैं आपको बोल दूं कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो वेरी सिंपल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इसको जो आयन बना रहे हैं मैग्नीशियम आयन, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन आयन। तो यू कैन से मैग्नीशियम का, अब मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट क्या लोगे, देखो किसी भी स्पीसीज का इक्विवेलेंट वेट होता है उसका फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मैग्नीशियम का फार्मूला वेट आपको पता है कितना होता है, मैग्नीशियम का फार्मूला वेट कितना लेंगे हम 24 फार्मूला वेट, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर है इसका वैलेंसी 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, इसका भी एन फैक्टर है 2, तो ये 8 आ गया, और ये कितना हो गया 12 और 8 24। वेरी सिंपल। कि आपको एटॉमिक वेट याद होने चाहिए, एटॉमिक वेट याद होंगे तो आप उसका जो है इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि आप कैलकुलेट करो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, सपोज किसका कह देते हैं अपने, कोई सल्फेट ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना, ये हमारा पर्पज है। तो इक्विवेलेंट वेट, ये साल्ट है, अब कितने आयन है ये काउंट नहीं करना बच्चों आपने, बस आपने तो यही कहना है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट जो ये दिया हुआ है, ये बना हुआ है एल्यूमिनियम से और सल्फेट से, देन यू कैन राइट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम होगा ये इसकी वैलेंसी है +3 आयन, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन का SO4 2 नेगेटिव। अब ये नंबर नहीं काउंट करने आपने कि यहाँ एल्यूमिनियम 2 है या सल्फेट 3 है। एक्चुअली ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हमें तो ये देखना है कि ये केमिकल बना कैसे है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट किससे बना होगा, Al+3 से, और वो तो फार्मूला है ऊपर वाला SO4 2 नेगेटिव से, ये वैलेंसी इधर गई होगी, ये इधर गई होगी, तभी Al2SO4 बना होगा। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कैसे करोगे, ये वाला फार्मूला ऊपर वाला यूज करो, किसी का भी फार्मूला वेट अपॉन उसका एन फैक्टर। तो फार्मूला वेट देखो एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो 27/3 एन फैक्टर आ गया। सल्फेट का निकालो, देखो H2SO4 का 98 होता है, 2 कम हो गया हाइड्रोजन तो 96, और डायरेक्ट भी याद रहे तो बहुत बेस्ट है 2, तो 49 ये हो गया, कितना हुआ 49 आया ना 48, ये 48 हो गया और ये 9 हो गया, टोटल निकाल लो तो 48 9 जो आपका 57 है वो आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना देखो कितना इजी हो गया अगर हम ये दो कंसेप्ट यूज करें। किसी का भी इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसका फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर होता है, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, और किसी का भी दूसरा तरीका इक्विवेलेंट वेट निकालने का, जो जो उसको बना रहे हैं उनके इक्विवेलेंट वेट का ऐड कर दो आप। एलिमेंट होगा तो जो उसकी वैलेंसी होगी वो उसका एन फैक्टर होगा, बिकॉज हियर यू नीड टू द एन फैक्टर, यू नीड ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं, एलिमेंट के वैलेंसी हो जाएगी, आयन होगा तो उसका चार्ज हो जाएगा। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन करने में? इक्विवेलेंट वेट का यूनिट जैसे फार्मूला वेट होता है। हाँ बोलो। हाँ सर आप बताते यूनिट। व्हाट इज योर क्वेश्चन बेटा? सर जो हमने ये निकाला है इक्विवेलेंट वेट वो एन फैक्टर, हाँ। इसकी यूनिट क्या रखेंगे हम? एन फैक्टर कोई यूनिट नहीं है ना, एन फैक्टर वैलेंसी है। एन फैक्टर प्लस माइनस भी नहीं लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। ये बताता है कि एक्चुअल में उस स्पीसीज को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एक नंबर है, इसलिए हम उसका यूनिट नहीं लेते एन फैक्टर का, ना प्लस माइनस लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन हो या इलेक्ट्रॉन लूज हो वो नहीं दिखाना, हमें बस बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रहा है। क्लियर? चलो बेटा आगे। अब देखो इसी के साथ मैंने क्या दिया था आपको, क्योंकि कंपटीशन के लिए जो है इट इज वेरी इंडिस्पेंसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको इसीलिए क्या पॉइंट डाला, इक्विवेलेंट वेट एंड इक्विवेलेंट कैलकुलेशन। मोल की बजाय हम इक्विवेलेंट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत इजी और जल्दी हो जाती है। तो इक्विवेलेंट कैलकुलेशन हमको करना है। तो ये देखो कैसे, फिर मैं अब इक्विवेलेंट समझाता हूं फिर आपको। हाँ आप ऐसे ही जो है यहाँ पर कुछ और समझा देता हूं। जैसे आप किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो तो किसी और का भी निकाल सकते हो। जैसे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, सपोज ई ऑफ एसिड, या आप एसिड ले रहे हो या बेस, या सपोज साल्ट ले रहे हो, एसिड है बेस है साल्ट, तो आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए उसका, तो आप इजीली निकाल सकते हो। एसिड का एन फैक्टर मतलब होता है उसके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, एक रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है वो एसिड का एन फैक्टर हो जाएगा। इसी टाइप से बेस है तो उसको आप बोलते हो रिप्लेसेबल OH आयन, और साल्ट में है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक साल्ट जो होगा कैटायन या एनायन का बना होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है वो आपका जो होगा साल्ट का एन फैक्टर हो जाएगा। कैसे? देखो कुछ ऐसा होता है, अगर कुछ फार्मूला दिया होता है तो हम डायरेक्ट एन फैक्टर बता सकते हैं। जैसे आपको मैंने दे दिया H2SO4, तो आप H2SO4 के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो किसी रिएक्शन में, इसलिए आप कहोगे कि इसका एन फैक्टर 2 है। मतलब जब हमें कोई रिएक्शन नहीं दिया होता तो हम मैक्सिमम कैपेसिटी बताएंगे कि वो एसिड कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है। बट इसी एग्जांपल को मैंने ऐसे दे दिया, H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है NaHSO4 में, H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है NaHSO4 में। देखो बच्चों ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को। अब H2SO4 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 थे, लेकिन एक तो अभी भी बाकी है। इसका मतलब इस H2SO4 का एक ही हाइड्रोजन चेंज हुआ है, इसलिए मैं इसका वो एन फैक्टर बोलूंगा 1। तो H2SO4 का ऊपर जो दिया है वो एन फैक्टर आपने 2 लिया है, मतलब एन फैक्टर रिएक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ एन फैक्टर 2 हुआ तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे इसके फार्मूले वेट को, लेकिन इस रिएक्शन में निकालोगे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट तो यहाँ निकालोगे नीचे वाले केस में तो 98/1 आ जाएगा।
तो ड्यूरिंग द रिएक्शन कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, वन अनदर वर्ड फॉर द रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द बेसिसिटी। एसिड के लिए वर्ड यूज किया जाता है बेसिसिटी। तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का कैसे निकाल सकते हो, फार्मूला वेट अपॉन बेसिसिटी। ऐसे ही बेस के लिए जितने OH रिप्लेस होते हैं उसको हम बोलते हैं, यू कैन से दैट एसिडिटी। बेस के लिए एसिडिटी बोलते हैं, एसिड के लिए बेसिसिटी बोलते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो, आप मैं आपको बता रहा हूं, जो फार्मूला देख के सीधा पता नहीं लगते एन फैक्टर, वो कुछ बता रहा हूं। देखो अगर आपके पास सर एसिड का बेसिसिटी होता है। हाँ, एसिड होगा तो उसको हम बेसिसिटी बोलेंगे, एसिड का रिप्लेसेबल एसिड के एन फैक्टर को बोलेंगे बेसिसिटी, और बेस के एन फैक्टर को बोलेंगे एसिडिटी। ये वो नहीं है एसिडिटी बेसिसिटी जो आपको क्या होता है कि मतलब एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर नहीं है, ये एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर रही, ये मैन फैक्टर को बोल रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H2SO4, तो आप आंसर दोगे 2। बेसिसिटी मतलब बेस को कितने हाइड्रोजन दे सकता है, और बेस एसिड को देगा OH, तो ये एसिडिटी वर्ड होगा। क्लियर? यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अगर फास्फोरस आ जाए आपके पास तो डायरेक्ट ट्रिक से सिखा रहा हूं, H3PO4, H3PO3, H3PO2, इनमें जितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं वो सारे रिप्लेस नहीं होते, इसलिए इनके एन फैक्टर याद कर लेना बेटा, ध्यान देना। इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि जब भी फास्फोरस का केस आ जाए, जितने ऑक्सीजन हो उससे एक कम हाइड्रोजन वो निकाल सकते हैं, जितने भी ऑक्सीजन हो उससे एक कम हाइड्रोजन बेसिसिटी शो करेगा। जैसे इसमें देखो H3PO4 में, H3PO4 का नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, कई बार नाम से प्रॉब्लम भी आता है, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 का नाम होता है, इक की जगह एस लग जाता है, फॉस्फोरस एसिड। इवन काफी बेसिक चीजें हैं, लेकिन कई बार यहां प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। और H3PO2 का नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो नाम आएगा आपका कि भाई फॉस्फोरस एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना हो सकता है, हाइपोफॉस्फोरस का कितना होगा, फॉस्फोरिक का कितना होगा। तो इसके लिए हिंट क्या दिया है, एन फैक्टर जब निकालना हो इनमें तो स्पेशली यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि एन फैक्टर अगर इस केस में पूछा जाए तो जितने ऑक्सीजन के नंबर है उसमें से एक कम कर देना। जैसे फास्फोरिक एसिड कितना है बेटा, देखो ऑक्सीजन फास्फोरिक एसिड में 4 है, तो आप एन फैक्टर ऑक्सीजन 4 में से एक कम करोगे, बोलोगे 3 होगा, यानी कि ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। फॉस्फोरस एसिड में देखो H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, ऑक्सीजन है 3 तो एन फैक्टर होगा 2, H3PO2 ऑक्सीजन 2 है तो एन फैक्टर होगा 1। मतलब दिखने में तो 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है वो स्ट्रक्चर बेस है, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है वही रिप्लेस हो सकता है। तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ एक ही हाइड्रोजन होगा, वही निकलेगा, 2 हाइड्रोजन नहीं निकल पाएंगे। तो हाइपोफॉस्फोरस वो आप स्ट्रक्चर पी ब्लॉक करेंगे तो स्ट्रक्चर में 12th क्लास में इनकी स्ट्रक्चर थी तो वहां से डिसाइड होगा। तो अभी आप हिंट की फॉर्म में याद रख लो कि जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम कर देना। तो मुझसे ये पूछा जाए हाइपोफॉस्फोरस एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, तो मैं कहूंगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड का एन फैक्टर 1 लगाओगे तो आप बोलोगे m-1। एक स्पेशल एग्जांपल और है, बोरिक एसिड BOH3, काफी पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में। बोरिक एसिड कोई भी H रिप्लेस नहीं करता, उल्टा OH नेगेटिव को लेता है, इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है बोरोन, क्योंकि इसके पास जो होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। बोरिक एसिड कोई H पॉजिटिव नहीं देता, बदले में OH लेता है, इसलिए इस बोरिक एसिड को हम बोलते हैं, इसका एन फैक्टर 1 होगा। लेकिन ये इस डेफिनेशन से अलग है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर OH है एसिड तब भी OH ले रहा है, देखो बाकी से डिफरेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका एन फैक्टर बोलोगे 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो जो इसका फार्मूला वेट बाई 1 बोरिक एसिड में याद रखना, और बोरिक एसिड का नाम पूछा जाएगा। तो यहां पर देखो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस थ्योरी थी, तो ये लुईस के अकॉर्डिंग एसिड है। ये सब जो थ्योरी थी वो आपकी आरेनियस थी, आरेनियस के अकॉर्डिंग किसी चीज को पानी में डालो तो कितने H पॉजिटिव देगा वो होता था बेसिसिटी, लेकिन ये आरेनियस नहीं, लुईस के अकॉर्डिंग। तो इसका आप ऐसे नाम दोगे, इसको याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसको बोलोगे वीक
लुईस मोनो बेसिक एसिड। तीनों वर्ड याद रख लेना अच्छी तरह से, वीक, लुईस, मोनो बेसिक एसिड। ये मोनोप्रोटिक नहीं है, ये प्रोटॉन नहीं देता है, लेकिन एक OH लेता है। तो वीक लुईस मोनो बेसिक एसिड आ जाए तो बोरिक एसिड आंसर देना है। देखो, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को आंखों में डालें तो आंखें खराब हो जाती हैं। गंगाजल पिक्चर में देखा था, वो हीरो विलेन की आंखों में H2SO4 डाल देते हैं, तो इससे आंखें खराब हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर जो होता है वो आंखें साफ करने के लिए बोरिक एसिड देता है। तो क्लियर है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4। और बोरिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, वीक लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग एसिड है, और एक OH ले सकता है, इसलिए लुईस, ये तीनों वर्ड एक साथ रट लेना, वीक लुईस मोनोबेसिक एसिड। तो इससे आप रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ऐसे ही बेस के लिए निकाल सकते हो, ऐसे ही हम बेस के लिए, बेस का एग्जांपल देख लो। सपोज बेस में मैंने कह दिया NaOH, भाई NaOH है तो इसका 1 OH है तो N फैक्टर 1 हो गया। जैसे मैंने कह दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो 2 OH है, N फैक्टर 2 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन मैंने ये रिएक्शन दे दी सपोज आपको, Zn OH twice is converted into ZnOHCl। सपोज इसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOHCl में कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी थे तो 2 रिप्लेस होने वाले, लेकिन अभी तो एक बाकी है, 1 इज रिमेनिंग, 1 इज लेफ्ट। इट मींस अभी तो इसने एक OH रिप्लेस किया है, तो इसका मतलब अब N फैक्टर ZnOH का 1 हो। कोई डाउट बेटा? N फैक्टर वाला पॉइंट कर लोगे? साल्ट का भी बता देता हूं। अगर आपके पास सॉल्ट है जैसे NaCl, तो सॉल्ट में क्या करो आप, जितना पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पर स्पीसीज आ रहा है वो ले लो। जैसे Cl नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव होगा, तो पर स्पीसीज में Na का चार्ज 1 आ गया, इसका मतलब N फैक्टर 1। जैसे K2SO4 लिख दिया साल्ट मैंने, K2SO4, तो K2SO4 चाहे पॉजिटिव चार्ज ले लो चाहे नेगेटिव, एक पोटेशियम का +1 होता है, 2 पोटेशियम में, इसके अंदर देखो 2 पोटेशियम, तो 2 चार्ज हो गया। या सल्फेट से निकाल लो, सल्फेट का कितना होता है 2, वो तो जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट मींस आपने क्या देखना है कि जो आपको साल्ट का पार्टिकल दिया जाता है बेटा, उस साल्ट में कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड आपका N फैक्टर हो। तो पोटेशियम सल्फेट का N फैक्टर 2। क्लियर? आपने एक नाम सुना होगा बेटा, पोटास एलम, पोटास एलम फिटकड़ी। यस सर। पोटास एलम का फार्मूला होता है, पोटास मतलब पोटेशियम का सल्फेट, एलम मतलब एल्यूमिनियम का सल्फेट, डबल साल्ट होता है। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, .24 वाटर क्रिस्टलाइन वाटर होता है H2, ये फार्मूला आता है। कई बार ऐसे प्रॉब्लम भी आता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेशियम एलम। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि पोटास एलम का N फैक्टर बताओ या इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है N फैक्टर इसका। पोटास एलम, पोटेशियम का सल्फेट और एल्यूमिनियम का सल्फेट। अब ये सॉल्ट है, अब सॉल्ट है तो आपको इसका N फैक्टर पूछ लिया एग्जामिनर ने, तो कितना आएगा? लेट ट्राई बेटा, लेट ट्राई, लेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज मस्ट। तो 5 आएगा क्या? बताएगा कोई? बताएगा कोई बच्चा? देखो मैंने क्या बोला था, साल्ट है तो क्या निकालोगे बेटा? सर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 5। हाँ, 5 आना चार्ज चाहिए। या नेगेटिव 5 आ रहा है। तो 5 आएगा। देखो सबसे आसान क्या था कि आपको सल्फेट देखना तो आता है ना, सल्फेट का चार्ज तो पता है ना, हाँ तो जी सर। सल्फेट काउंट करो माइनस कितने। यस सर। एक सल्फेट का चार्ज कितना होता है? 2। यस सर। तो एक सल्फेट ये रहा और 3 सल्फेट ये रहे, 4 सल्फेट हो गए। वाटर को काउंट करना नहीं है क्योंकि वो इसमें आयन नहीं बनाएगा, आयन ये बनाएंगे।
तो कितने सल्फेट हो गए टोटल मेरे पास? 4। एक फिटकरी में 4 सल्फेट हो गए। एक सल्फेट का चार्ज कितना होता है? 2। 2 तो माइनस टोटल कितना हो गया बेटा? 4 टू जा 8। 8। इट मीन एन फैक्टर 8 आ गया। एन फैक्टर 8 हो गया। तो सबसे इजी तो यहां से था, देखना आप क्वेश्चन हमेशा वहां से सोल्व करो जहां से आपको इजी लगे। तो सिंपली था कि इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल सल्फेट 4 थे। कैलकुलेशन बनाओ, हिसाब किताब बनाओ बस। तो टोटल सल्फेट 4 थे, तो एक सल्फेट का चार्ज है 2, तो 4 का कितना हो गया? 8। एनीवे, अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते तो आप पॉजिटिव वाले से निकाल लो। देखो एक पोटेशियम का चार्ज कितना होता है? +1, तो ये 1। +2 हो जाएगा, और ये हाँ, +2 हो जाएगा। और एक एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है? 3 और 3। इंटू 2 तो 3 टू जा 6, वेट 8 ही आएगा। चाहे कैटायन 8 ही निकाल लो आएगा। चाहे एनायन। तो इक्विवेलेंट वेट अगर पोटास एलम का आ जाए तो कितना बोलोगे आप? जो भी उसका फार्मूला वेट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8। क्लियर? एक और देता हूं आपको, आप निकालो। मेरा मन चाहता है कि आप सही आंसर दो इसका। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैं आपको दे रहा हूं मोहर साल्ट। पूछा जाता है मोहर साल्ट, और मोहर साल्ट में बता देता हूं होता क्या है। FAS शॉर्टकट में, फेरस अमोनियम सल्फेट। FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, मतलब फेरस का सल्फेट और अमोनियम का सल्फेट। FeSO4 फेरस का सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। देखते हैं कौन सबसे जल्दी आंसर देता है। इसका एन फैक्टर निकालो। बोलो बेटा क्या सर आएगा? 2। 4। सर सर 4। हाँ, 4 4 4 बेटा 4। 4। यस क्योंकि और यस। कितने आएगा आएंगे सर। सल्फेट? देखो सल्फेट का एक एक है, सल्फेट 2 दिया है। है, 2 2 सल्फेट है। है। एक दो सल्फेट का इधर चार्ज है। कितना होता है? 2। तो 4 आ जाएगा। 2 और 2 इंटू 4। कितना आ गया? 4। 4। अब बट क्वेश्चन पे एग्जाम में ध्यान देना है। अगर वो हमसे ये पूछे कि मोहर साल्ट का एन फैक्टर कितना आ रहा है, तो मैं क्या आंसर दूंगा? 4। ठीक है। और अगर वो कह दे कि मोहर सल्फेट का रिएक्शन करा के Fe+3 आयन बना रहे हैं, तो बताओ अब एन फैक्टर कितना आएगा मोहर साल्ट का? तो अब चेंज देखना है सिर्फ। तो बाकी तब किसी तो में 1 हो चेंज जाएगा नहीं ना। होगा, सिर्फ यहाँ 1 आ जाएगा। गुड। क्योंकि अब पहले यहाँ इसमें तो फेरस 1 कितना आएगा। था? +2। और अब कितना हो गया? +3। +3। कितने का चेंज हुआ? 1 का। तो अब इसका 10 एन का फैक्टर 1 हो 1 जाएगा। होगा। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो दोनों तरह से पूछा जाएगा मैंने लिख दिया, सर समझ। आपको ध्यान देना है बस। अगर आपको रिएक्शन नहीं दिया हुआ, सीधा साल्ट दे रखा है, तो टोटल साल्ट का कॉन्सेप्ट लगाओगे, टोटल चार्ज निकालोगे पॉजिटिव या नेगेटिव। आप बोलोगे पूछा जाए कि मोहर साल्ट का व्हाट इज द एन फैक्टर of Mohr salt, nothing else, only formula, then answer will be 4। आप पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज निकालोगे। बट वो कहे कि फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज इनटू द फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट भी लिख सकता था इसको। मोहर साल्ट इज ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक सल्फेट। तो अब सल्फेट में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी सल्फेट था अब भी सल्फेट है, लेकिन चेंज हुआ है फेरस में। फेरस +2 था, अब फेरस +3 में चला गया। तो अब इस जो चेंज हुआ है वो बताएंगे सिर्फ। +2 से +3 में चेंज है, तो एक का ही चेंज आया। अब आप बोलोगे एन फैक्टर 1। क्लियर? तो ये रिएक्शन का भी ध्यान देना है, जैसे मैंने अभी ऊपर वाला एग्जांपल दिया था आपको। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अगर वो पूछता H2SO4 का एन फैक्टर, देन आंसर आता 2। लेकिन अगर वो कहता कि रिएक्शन दे देता तो फिर 2 नहीं होता था ना, फिर तो आपने चेंज देखना था। अगर हमारे पास H2SO4 था तो 2 था, H2SO4 की रिएक्शन दे दी तो फिर H कितने चेंज हुए उतना देना था। सेम सीन हमने अभी दूसरे केस में देखा जो मोहर साल्ट वाला है, उसके अंदर कि मोहर साल्ट के अंदर
मोहर साल्ट के अंदर आपने रिएक्शन दिया तो अलग आंसर आ गया। अब हमारा पॉइंट आता है बेटा दूसरे वाला, जो साथ में मैंने कहा था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। एक होता है इक्विवेलेंट वेट और एक होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हो, इसको मैं EQI से लिखूंगा। तो किसी भी चीज के अगर आपको इक्विवेलेंट निकालने हैं, किसी भी चीज का आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट निकालने का जस्ट फार्मूला है, कैलकुलेशन है, मोल से निकाला जाता है। मोल जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मोल इनटू एन फैक्टर। तो जो भी मोल के फार्मूले हैं वो सारे लगा दो तो आपके इक्विवेलेंट निकल आएंगे। तो बहुत सारे फार्मूले पॉसिबल हैं। तो इक्विवेलेंट से कैसे कैसे निकाल सकते हैं, देखो इक्विवेलेंट मोल, मोल इज इक्वल टू नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर है, नंबर इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एन फैक्टर। या मोल वेट से निकाला आपने, वेट अपॉन फार्मूला वेट इंटू एन फैक्टर। और अभी फार्मूला वेट इक्विवेलेंट वेट से निकाला है, तो वेट अपॉन फार्मूला वेट में एन फैक्टर का डिवाइड कर दूंगा तो इक्विवेलेंट वेट, वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। दूसरा देखो मोल मोलरिटी से निकालते हो, तो मोलरिटी वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, और मोलरिटी और एन फैक्टर जो होता है नॉर्मेलिटी होता है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। वो एक दूसरे में कन्वर्जन है, करते जाओ आप। तो इक्विवेलेंट आप किस किस से निकाल सकते हो, इन सब फार्मूलों से इक्विवेलेंट निकाले जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे हम एग्जाम में इक्विवेलेंट निकालने के लिए, आप जनरली क्या है, एक तो ये यूज करोगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट निकालने के लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और एक यूज करोगे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। दो तो पूरी तरीके से दिमाग में बिठा लो, इक्विवेलेंट निकालने हैं तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में लिया जाता है। तो ये सारे फार्मूले आपके इक्विवेलेंट निकालने के। अगर बेटा थोड़ा सा आपने होमवर्क कर लिया इस फार्मूले पे, क्योंकि मे बी आई नो हो सकता है कि पहले काम नहीं किया हो कभी इस कॉन्सेप्ट पे, तो बस थोड़ा सा काम करना है कि इक्विवेलेंट एक कैलकुलेशन है जो मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर होती है। एन फैक्टर हमने सीख लिया तो क्यों ना हम इसका यूज करें, इससे लंबी लंबी प्रॉब्लम जो होगी वो शॉर्टकट में सोल्व हो जाएंगी। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर, और मोल के फार्मूले आते हैं आपको, मोल नंबर से भी निकलता है, मोल वेट से भी निकलता है, तो फिर उससे हमने मोलरिटी से भी निकलता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो आपने एक बार क्या ध्यान कर लिया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इस सर एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ हाँ बोलो सर हम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट में डिफरेंस है ना सर? इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट, हाँ इक्विवेलेंट वेट अलग है। देखो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। जब किसी के वेट को इक्विवेलेंट वेट से, ई मतलब इक्विवेलेंट वेट है, वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं तो वो इक्विवेलेंट बन जाता है। जैसे वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो मोल बनते हैं, वैसे yes, वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट बन जाता है। और इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर से। हाँ ये देखो मॉलिक्यूलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड किया, तभी तो मैंने ये लिखा यहाँ पे, यस डब्ल्यू तो रहा ही, मोलर मास इसको तो डिवाइड कर रहा है एन फैक्टर, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया डायरेक्ट। ठीक है सर, क्लियर। अब देखो बच्चों इससे क्या होता है कि हमें किसी इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सपोज मैंने कल सिखाया आपको या आज दोबारा सिखा रहा हूं कि अगर कोई रिएक्शन लिखता हूं मैं H2 प्लस O2 और H2O, सपोज ये रिएक्शन लिखते हैं तो बैलेंसिंग करते हैं हम पहले मोल से निकालने के लिए, भाई 2H2 1O2 2H2। फिर हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के जितने मोल यूज होंगे उसका हाफ ऑक्सीजन यूज होगा। लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट में करूंगा तो मैं सीधा लिखूंगा इक्विवेलेंट सबके बराबर, इक्विवेलेंट में कॉन्फिडेंट का और कोफिशिएंट का कोई यूज नहीं होता, नॉट यूज ऑफ कोफिशिएंट इन इक्विवेलेंट कैलकुलेशन। आप जब भी इक्विवेलेंट से तो इसका मतलब अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
आप सीधे क्या बोलोगे, जितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के रिएक्ट होंगे उतने ही ऑक्सीजन के होंगे और उतना ही वाटर बनेगा। बस इस बात को ऐसे ध्यान में रख लेना, ज्यादा डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। जब आप इक्विवेलेंट से कैलकुलेशन करो तो फिर आपको इनका कोई मतलब नहीं है, कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं, नॉट यू। बस सीधा क्या करोगे, इक्विवेलेंट H2 रिएक्टेड इज इक्वल टू उतने इक्विवेलेंट O2 रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट H2O प्रोड्यूस। तो जितने इक्विवेलेंट होंगे उसमें कोफिशिएंट का यूज नहीं करना है। कैसे, इस बात को और क्लियर करता हूं मैं। प्रॉब्लम से करोगे तो ज्यादा बेटर है, आपको मेन इसका एप्लीकेशन सीखना है, ज्यादा डेप्थ में अभी जाना नहीं है आपने, क्योंकि अपना इतना टाइम भी नहीं है अपने पास। तो आपको अभी जो बात सिखा रहा हूं इसको फोकस करना है आपने। जैसे मान लो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, ए मेटल ऑक्साइड contain 40% by weight of oxygen. Calculate equivalent weight of metal. And metal sulfate. मैंने आपके सामने दो प्रॉब्लम रख दी है। आपको एक मेटल ऑक्साइड दे रखा है जिसमें 40% बाई वेट जो बता रखा है वो ऑक्सीजन का बता रखा है, और इक्विवेलेंट वेट पहले मेटल का निकालना है और इसी मेटल के सल्फेट का निकालना। हाउ कैन वी कैलकुलेट? वेरी सिंपल। देखो, if we are able to use of equivalent concept, then it is the only on finger, डायरेक्ट आपका सोल्व हो जाएगा। तो आप देखो, थोड़ा सा पहले लेंथी एक्सप्लेनेशन करता हूं, फिर आपके डायरेक्ट कंपटीशन में कैसे सोल्व करोगे वो करते हैं। जैसे मेटल ऑक्साइड है, तो ये तो नहीं पता हमें फार्मूला क्या है, लेकिन ये तो क्लियर है ना कि उसके अंदर मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा। तो इस मेटल और ऑक्सीजन को बनाने में मेटल का रोल है और ऑक्सीजन का रोल है। तो इसको बना जब भी होगा तो मैं कह सकता हूं कि इसमें जितने इक्विवेलेंट मेटल के होंगे उतने इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के होंगे, जितना इक्विवेलेंट मेटल का उतना इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का। अब मुझे दिया हुआ क्या है, 40% वेट ऑक्सीजन का दिया हुआ है, तो 60% मेटल हो जाएगी। तो फार्मूला इक्विवेलेंट का मेटल वाला लगा देते हैं, वेट वाला। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल। जब प्रैक्टिस आपकी वेल हो जाएगी तो ये स्टेप भी हट जाएंगे, यहां से सीधा स्टार्ट होगा। इधर भी आपको वेट पता है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। Now come back on topic, weight upon equivalent weight, equivalent of metal और equivalent of oxygen, weight upon equivalent weight। अब देखो, weight of metal अगर 40% ऑक्सीजन है तो 60 हो गया, डिवाइडेड बाय equivalent weight of metal इज इक्वल टू वेट, इसका 60% है तो ये 40% हो गया, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन तो आपको पता ही है कि फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। ऑक्सीजन का फार्मूला क्लियर है, 16 होगा, एन फैक्टर 2 होगा, तो ये तो हमेशा ये 8 ही रहेगा। तो 8 5 जा 40, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया 12। फर्स्ट पार्ट इज सॉर्ट आउट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट कांसेप्ट से देखो कितना इजीली सोल्व हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसी मेटल का सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, और ये बच्चों ये वो प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लमेटिक लगते हैं और इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल इजीली हो जाते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन, ये फार्मूला भी तो पढ़ा था हमने। तो मेटल का निकाल लिया आपने, 12 आ गया। सल्फेट का फिर फार्मूले से निकाल लो, फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, ये हो गया 96/2, 48, टोटल हो गया 60। तो जो भी आपके पास केमिकल दिया हुआ है उस केमिकल में जो भी चीजें हैं उनके इक्विवेलेंट बराबर कर दिया करो। इक्विवेलेंट इक्वल कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम बड़ी इजीली शॉर्ट आउट हो जाएंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना।
ए मेटल ऑक्साइड कंटेन 40% बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्लियर है कि मेटल ऑक्साइड है तो उसमें मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा, लेकिन हमें फार्मूला नहीं पता कि एम कितने हैं ओ कितने हैं, ये नहीं पता हमें, तो हमने छोड़ दिया उसको। मेटल है और ऑक्सीजन है, क्लियर कर दिया। जब ये दोनों आपस में जुड़े होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, और इक्विवेलेंट वेट से निकाल सकते हो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों के वेट परसेंटेज पता है, वेट इसका 60 है, इसका 40 है, इसका निकालना है, और ये फार्मूले से वो से पता ही लग रहा है, तो 12 आ गया। और बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन उसने जोड़ा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट बताओ, तो EM प्लस सल्फेट का दे दिया हमने, तो टोटल सम कर दिया। तो यहीं से हमने देखो आज के टॉपिक का स्टार्ट भी लिया था। मैंने बोला था कि आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लेसन ऑफ इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन एंड इक्विवेलेंट कैलकुलेशन। इक्विवेलेंट कर रहे हैं हम, देखो साहब। अब इसी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो आ जाए तो काफी हेल्प हो जाती है कि ऐसे आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे इसी प्रॉब्लम को मैं ऐसे दे रहा हूं, how much amount of NaOH is required to neutralize the 100 milliliter of 1 normal H2SO4. How much amount of NaOH is required to neutralize the 100 milliliter of 1 normal H2SO4? Very simple. आप रिएक्शन कराना चाहते हो NaOH की बेस एसिड के साथ, सीधा लिख दो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट से सोल्व कर दो। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एसिड का क्या क्या दे रखा है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट बन जाते हैं, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, लीटर ले लो तो इसके इक्विवेलेंट बन जाएंगे। बेस में क्या चाहिए आपको, अमाउंट, तो अमाउंट से बनाओ, तो अमाउंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो कैसे सोल्व हो गया, अब देखो नॉर्मेलिटी H2SO4 की दे रखी है आपको, H2SO4 का नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल, H2SO4 का नॉर्मेलिटी दे रखा है 1, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, लीटर में कन्वर्ट कर दो 1000 से, वेट आपको बेस का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट बेस का कैसे आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू इसका फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, फार्मूला वेट इसका NaOH का हो गया 40, एन फैक्टर होता है 1, तो ये आ गया 40, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, बेस का वेट आ गया 4 ग्राम। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट से कितना इजीली हमारा ये पॉइंट सोल्व हो गया, इक्विवेलेंट ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। क्लियर बेटा? Yes, sir. Now I want Yes, sir. answer from your side from one question, and question is this: how much amount of calcium hydroxide is required to neutralize 100 milliliter of 1 molar H2SO4? Solve it. How much amount of calcium hydroxide is required to neutralize 100 milliliter of 1 molar H2SO4? Do you recognize the thing कि अगर आपको यही बैलेंस करके करना पड़ता तो NaOH H2SO4 की रिएक्शन बनाते, बैलेंस करते, मोल कंसेप्ट से बैलेंस करके फिर सोल्व करते, and now you can solve out directly with the help of equivalent concept, because we know about the n factor, and if we know about the n factor, we are cognizant about the n factor, then we must use to the concept of equivalent. तो आप इक्विवेलेंट से किया करो, कंपटीशन के लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेबल है, रिकमेंडेशन करता हूं कि आपको एन फैक्टर का नॉलेज है तो आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाओ। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका, तो अब इसको देखो करने के दो तरीके हैं।
Sir, 7.4. 7.4 ग्राम, 7.4। लेट वी चेक। देखो आपको सीधा सा क्या करना है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना है। इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। बेस का क्या निकालना है मुझे, अमाउंट, हाउ मच अमाउंट, तो वेट से निकालूंगा, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू एसिड में देखो मोलरिटी दे रखी है, तो इक्विवेलेंट मोलरिटी से निकालोगे। कोई बात नहीं, आपको नहीं आता, आपको ये तो आता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फार्मूला तो पढ़ा था ना हमने, n इज इक्वल टू मन। मन बहुत छोटा सा होता है, तो छोटा n m के साथ आएगा मन। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। तो एक स्टेप बढ़ा लो, जब तक आप पूरे क्लियर नहीं हो जाते हो तब तक कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएगा। अब देखो वेट आपको दे रखा था या निकालना है, तो वेट बेस का आपको निकालना है, बेस का वेट। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट बेस देखो आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इक्विवेलेंट वेट होता है फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। फार्मूला वेट कितना हो गया, कैल्शियम होता है 40, OH 17, 34, तो 74, एन फैक्टर 2 OH रिप्लेसेबल है तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो कितना हो गया ये 37। तो ये 37 आ गया। क्लियर। अब नॉर्मेलिटी डायरेक्ट नहीं रख सकते, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम रखना है एसिड के लिए, तो वेट 37, मोलरिटी तो गिवन है 1 मोलर, एन फैक्टर गिवन है H2SO4 का पता है 2, वॉल्यूम दे रखा है 100 मिलीलीटर, इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 37 को 2 से किया तो अभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो जब आने लग जाएगा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 7.4। और ये ऐसे न्यूमेरिकल है, ऐसी कैलकुलेशन है जो काफी टफ हो जाती, समझी जाती है, बट अगर हम इसको इससे करें इक्विवेलेंट कांसेप्ट से, देन इट इज वेरी इजी टास्क, थिंग्स आर वेरी इजी। तो देखो अभी हमने क्या सीखा कि भाई हम इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, एसिड बेस के लिए इक्विवेलेंट कांसेप्ट कैसे लगाते हैं। यही कांसेप्ट आप जो है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी लगा सकते हो। तो मैं एक चीज और सिखा देता हूं आज आपको। n factor for oxidizing or reducing agent, n factor for oxidizing। ऑक्सीडाइजिंग जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं, और रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आप करते हो जो आपके सिलेबस में है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपसे बताऊंगा, जैसे KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इस पोटेशियम परमैंगनेट जैसे K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रिड्यूस ये करते हैं, वो करते हैं आपके जैसे फेरस सल्फेट, मोहर साल्ट वगैरह लिया था, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को रिड्यूस कर देंगे, तो आपका फेरस सल्फेट। I2 जैसे हेलोजन वगैरह है, ब्रोमीन वगैरह, ये यूज कर सकते हो आप, I2। और जैसे जो ज्यादा यूज होता है आपका H2O3 2 नेगेटिव, Na लगा देते हैं तो हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, हाइपो सॉल्यूशन, ये काफी यूज होने वाले होते हैं। और फेरस ऑक्सलेट होता है T2O4 2 नेगेटिव होता है। तो ये कुछ जो है जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, इनकी केमिस्ट्री कुछ याद करनी है आपको, 1 by 1 बता रहा हूं। जैसे ये काफी यूज होता है आपका KMnO4, MnO4 को ध्यान रखना, MnO4 को अगर एसिडिक मीडियम देते हो, एसिडिक मीडियम मतलब H पॉजिटिव आयन, तो ये कन्वर्ट होगा Mn+2 आयन। ये रिएक्शन याद करनी होती है। MnO4 को, रिडॉक्स वाला चैप्टर आ गया, आप देखो MnO4 नेगेटिव को H एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव मतलब एसिडिक मीडियम देते हो तो Mn+2 में कन्वर्ट होता है। MnO4 नेगेटिव को अगर आप बेसिक मीडियम या न्यूट्रल भी दे दो, न्यूट्रल वाटर जो है न्यूट्रल है,
तो ये चेंज होगा MnO2। और अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, ये वर्ड लिखा आ जाए स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम, स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम दे दिया तो ये चेंज होगा MnO4 2 नेगेटिव। तो इन तीनों जगह पे आपको MnO4 के बेटा एन फैक्टर याद रखने हैं, अभी तो याद रखने हैं, और कैलकुलेशन भी मैं सिखा ही रहा हूं। कैलकुलेशन आ जाए तो बेस्ट द बेस्ट, उस जैसा तो कुछ है नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालना होता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन गेनिंग है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो कैसे निकालेंगे, हम चार्ज निकाल के करेंगे। कैसे? जैसे MnO4 में मैग्नीज का चार्ज निकाल लो, ध्यान देना, MnO4 में Mn का चार्ज निकाल लो, इधर भी चार्ज निकाल लो और डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, और उसमें देख लो कितने आयन हैं जो यहां है, उससे मल्टीप्लाई करो। जैसे MnO4 नेगेटिव में एक मैग्नीज है तो एक मैग्नीज के लिए चेंज निकालो। देखो तो MnO4 नेगेटिव, यहां सपोज मैग्नीज का चार्ज है x, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, तो 4 का हो जाएगा -8, इक्वल टू आ गया -1, तो x इज इक्वल टू +7। तो यहां पर मैग्नीज का चार्ज है +7 और इधर देखो मैग्नीज का चार्ज है +2, यहां +7 है, यहां पर +2, कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा? 5 का। +7 मैग्नीज का इधर, इधर +2, डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो एन फैक्टर निकालूंगा इसका, तो एन फैक्टर जो निकालूंगा, एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर जो निकलेगा, तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग आएंगे। तो एन फैक्टर पहला H पॉजिटिव मतलब एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर, तो इधर देखो +7, इधर +2, डिफरेंस आया 5 का, और मैग्नीज एक ही है तो इंटू 1 तो 5 का ही रहेगा। तो मैं कहूं कि इक्विवेलेंट वेट निकालो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में, तो 5 से डिवाइड कर देता। सपोज मैं कहूं कि बेसिक मीडियम में, तो या इसमें देखो MnO4 नेगेटिव और MnO2, तो MnO2 है तो यहां Mn का चार्ज निकालोगे तो +4 आएगा, MnO2 में +4, मैग्नीज का x -4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4, क्योंकि चार्ज था नहीं, न्यूट्रल था। तो मैग्नीज MnO2 के अंदर मैग्नीज का चार्ज है +4, MnO4 नेगेटिव के अंदर मैग्नीज का चार्ज है +7, +7 से +4, डिफरेंस देखो कितने का आया? 3 का। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में देखूं तो एन फैक्टर में आया 3 का डिफरेंस, और एक Mn है तो 3 रहेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम में, ये वाला स्ट्रॉन्ग वाला, इधर -2 है तो ये निकालोगे तो इधर +6 आएगा, तो +6 चार्ज और +7 1 का ही डिफरेंस है तो 1 आ गया। तो आप देख सकते हो कि एक ही MnO4, रट्टा लगा लो अगर जिसको ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि टाइम कम है, तो जिस तरीके से आपको ग्रेस्प करना है कर लो, समझा मैंने दिया ही है, समझ आ गया है तो वेल एंड गुड। कि MnO4 जब भी, KMnO4 जब भी एसिडिक मीडियम में आए तो 5 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज करेगा, न्यूट्रल मीडियम या एल्केलाइन मीडियम आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉनों का चेंज करेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज करेगा। तो इक्विवेलेंट वेट आप उसके निकाल सकते हो। एन फैक्टर डायरेक्ट याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल आता है तो MnO4 डायरेक्ट याद होना चाहिए। एसिडिक मीडियम में 5 एन फैक्टर होता है MnO4। डाउट बेटा किसी को ये निकालने में? फिर एक एग्जांपल देता हूं, इतने सारे एग्जांपल हैं तो पहली बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार आ ही जाएगा सबको। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr27, इसको कोई सा भी मीडियम दे दो तो इसकी जैसे टाइट्रेशन एसिडिक में ही करते हैं तो ये चेंज होगा Cr+3 में। तो एन फैक्टर निकालना है। देखो तो क्रोमियम का यहां चार्ज निकालो और क्रोमियम का यहां चार्ज दिख ही रहा है आपको, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, एन फैक्टर आ जाएगा इसका। कैसे? K2Cr27, गुड, K2Cr27, 2 पोटेशियम का +2, 2 क्रोमियम का सपोज 2x, 2 7 का 14, तो x इज इक्वल टू आ गया 6 प्लस का। तो क्रोमियम का चार्ज है यहाँ पर +6 और यहाँ चार्ज है +3, कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखो +6 से +3, तो कितना डिफरेंस आया? 3 का। लेकिन क्रोमियम ध्यान रखना 2 है, तो इंटू 2, तो 6 एन फैक्टर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, KMnO4 कहीं भी आ जाए, एसिडिक मीडियम में 5 एन फैक्टर, KMnO4 होना चाहिए, और बेसिक मीडियम में 3 और न्यूट्रल में 1। लेकिन K2Cr27 आ जाए तो एन फैक्टर 6 यूज करना, मतलब उसमें एन फैक्टर उतने इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे जितना क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इधर वाले याद करो, देखो जहां कहीं भी आपको फेरस सल्फेट लिखा हो
जहां कहीं भी आपका फेरस सल्फेट लिखा हो, तो फेरस सल्फेट जहां भी आ जाए तो ये जो होगा ये ऑक्सीडाइज होगा। तो फेरस सल्फेट जहां भी होगा वो कन्वर्ट होगा फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 थ्राइस। तो फेरस सल्फेट फेरिक में चेंज हो रहा है, तो आप में सल्फेट में तो कोई चेंज नहीं है, चार्ज सिर्फ फेरस का चेंज हो रहा है। तो यहाँ +2 है, यहाँ फेरिक हो गया तो +3 आ गया, +2 से +3। इसका निकालना चाहते हो आप, तो एन फैक्टर देखो इसका निकालना चाहते हो, तो फेरस +2 इधर +3, कितने का डिफरेंस आया? 1 का, और फेरस 1 ही है तो 1 होगा। लेकिन बाई चांस मैं आप पूछूं कि इसका निकालो, अब देखो यहाँ एन फैक्टर निकालना है आपको, तो इधर से इधर सोचोगे आप, इधर से इधर सोचोगे तो आयरन का +3 इधर +2, डिफरेंस आया 1 का, लेकिन इस स्पीसीज में आयरन 2 है तो इधर एन फैक्टर 2 बोल दो। ये भी ध्यान देना है। पहले अभी ध्यान रखो, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा। इसी टाइप से देखो आयोडीन एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। एन फैक्टर निकालना है देखो आयोडीन का, तो यहां आयोडीन का चार्ज 0, यहां -1, 1 का डिफरेंस आ गया, और I 2 है तो 2 लोगे, आयोडीन का एन फैक्टर 2 आ जाएगा। इसी टाइप से देखो ये वाला एग्जांपल, एक जितने एग्जांपल दिए हैं ये इतने तो मत छोड़ना बेटा, इसको कम मत करना, ये तो डायरेक्ट याद ही कर लेना। S2O4 जो है S4O6 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। हमें इसका एन फैक्टर निकालना है थायोसल्फेट का, तो देखो यहां चार्ज निकालूंगा तो 2 आएगा, यहां चार्ज लूंगा तो यहां चार्ज आएगा, सल्फर का निकालूंगा कैसे? एक सल्फर का X, 2 सल्फर का 2X, -6 -2, तो 2X इज इक्वल टू +4, तो X इज इक्वल टू +2। तो यहां जब चार्ज निकालोगे आप सल्फर का +2 आएगा, और यहां निकालोगे तो 2.5 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए खुद रिड्यूसिंग एजेंट। तो डिफरेंस देखो कितने का आया, एन फैक्टर निकालना है इसका, 2 से 2.5, तो 0.5 का डिफरेंस, लेकिन सल्फर 2 है, इंटू 2 कर दो तो 1 आ जाएगा। तो जहां भी थायोसल्फेट आ जाए तो आपने आंसर 1 कर देना। अब देखो मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें मैं लिखता हूं फेरस ऑक्सलेट, इसका एन फैक्टर निकालना है, और रिएक्शन में याद करा देता हूं, मैं आपको बता ही देता हूं। फेरस ऑक्सलेट जो बच्चों होता है वो होता है FeC2O4, और ये जो कन्वर्ट होता है Fe+3 और CO2 में होता है। सपोज मुझे इस पूरे फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर निकालना, तो इस पूरे फेरस में देखो फेरस का एन फैक्टर कितना आएगा अलग से निकालो, और कार्बन का अलग निकालो, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं, यहाँ भी ऑक्साइड है यहाँ भी ऑक्साइड। तो फेरस में देखो इधर +2 चार्ज इधर +3 चार्ज, तो एन फैक्टर आ गया 1। कार्बन में यहां निकालो, देखो 4 2 8 8 और 2 इसमें से चले गए 6, तो कार्बन का आ रहा है +3, और यहां आ रहा है +4 चार्ज इधर लिख देता हूँ, +3, यहाँ कार्बन का आ रहा है +4, तो इसमें भी चेंज आया है देखो, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ है, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ है, +3 से +4, +3 से +4 हुआ तो 1 का चेंज आया, तो एन फैक्टर कितना आया 1, लेकिन कार्बन 2 है इंटू 2, तो टोटल एन फैक्टर 1 इधर से 2 इधर से। तो जहां भी फेरस सल्फेट आ जाए, फेरस सल्फेट तो एन फैक्टर 1 लेना, लेकिन फेरस ऑक्सलेट आ जाए 2 और 1 3 ले लेना, एन फैक्टर टोटल। फेरस ने भी इलेक्ट्रॉन चेंज किए हैं, सीओ ने भी चेंज। मैं रिपीट कर रहा हूं, यही वाले जो है प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। KMnO4 एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5, बेसिक मीडियम में 3, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम में 1, पोटेशियम डाइक्रोमेट एन फैक्टर 6, फेरस सल्फेट एन फैक्टर 1, आयोडीन एन फैक्टर 2, थायोसल्फेट, इसका नाम है थायोसल्फेट, एन फैक्टर 1, फेरस ऑक्सलेट एन फैक्टर 3। अगर इन एन फैक्टर का हमें
अगर अच्छी तरह से कैलकुलेशन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इस तरह की प्रॉब्लम जो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाला वापस यूज करके और प्रॉब्लम इजीली बना सकते हैं। यूज कैसे करोगे, देखो बेटा, आज का टॉपिक जो हम कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो सारे क्रैश कोर्स है, इसलिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही करवा रहा हूं मैं आपको। जैसे सपोज ये प्रॉब्लम दी थी, हाउ मैनी मोल ऑफ KMnO4 is required how many mole of KMnO4 is required to oxidize the 1 mole of ferrous sulfate। कैसे सोल्व करोगे, आपके पास इन, हाँ कंडीशन भी बतानी पड़ेगी हमें, इन एसिडिक मीडियम, how many mole of KMnO4 is required to oxidize the 1 mole of ferrous sulfate in acidic medium। वेरी सिंपल बेटा, आपके पास KMnO4 है, एसिडिक मीडियम दे रखा है, एन फैक्टर याद होना चाहिए डायरेक्ट, कितना होगा, याद होगा तो डायरेक्ट लिख दोगे ना 5, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फेरस सल्फेट का वो फेरिक में कन्वर्ट होता है, इसलिए उसका एन फैक्टर डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए 1। अगर हमें एन फैक्टर याद है तो ये क्वेश्चन हमारा 1 सेकंड में हो गया शॉर्ट आउट। एन फैक्टर याद है तो, एन फैक्टर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। कैसे, तो मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट। हमें दोनों के मोल के बारे में पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फार्मूला होता है मोल इंटू एन फैक्टर। तो पहले वाले का मोल इंटू एन फैक्टर एंड दूसरे वाले का मोल इंटू एन फैक्टर। मोल पहले का KMnO4 के निकालने, हाउ मेनी मोल KMnO4, सपोज x, एन फैक्टर हमें पता है 5, मोल इसका कितना यूज कर रहे हो, गिवन होगा 1 मोल, एन फैक्टर इसका पता है 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/5, आंसर हो गया 1/5 मोल लग जाएंगे। तो कितना, देखो एक स्टेप में क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो गया आपका। हाउ मेनी, अगर ये भी जैसे आप बिल्कुल सीख जाओगे तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, जो डेटा दे रखे हैं उन्हीं से इक्विवेलेंट बना के इक्विवेलेंट करो। तो हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 दे रखा है और फेरस सल्फेट के साथ दे रखा है। क्लियर, कोई डाउट बेटा? इक्विवेलेंट कंसेप्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पे भी यू कैन अप्लाई। क्लियर है, किसी का कोई डाउट तो नहीं है, एनीबॉडी? But it should be kept in mind, we have to aware about the n factor of given species। अगर n factor हमें याद है या निकालने आते हैं, then we can apply the equivalent concept। चले बेटा आगे। सर एक चीज पूछनी है। बिल्कुल पूछो। सर जब FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर Fe2SO4 वाला का नहीं लेंगे हम एन फैक्टर? FeSO4 का 1 है ना, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होता है। फेरिक जब सल्फेट ये वाला का रिएक्शन कराओगे तो एक्चुअल में रिएक्शन बनेगी क्या, ये जाएगा ऐसे, KMnO4 का फेरस सल्फेट से रिएक्शन करोगे एसिडिक मीडियम में, तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में मतलब Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें तो इसका इसके साथ रिएक्शन करवाना है ना, तो इसका इसके साथ है तो इसका चेंज देख लो इधर, तो यहाँ पर +7 है, यहाँ +2 है, तो 5 आ गया एन फैक्टर, और फेरस सल्फेट +2 से चेंज हुआ +3 में, तो 1 आ गया। हमें इसका देखना, इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं इसलिए इन दोनों का देखिए। ठीक है सर। वो जो आपका कंफ्यूजन है वो भी एक प्रॉब्लम अभी देता हूं, उसमें क्लियर हो जाएगा।
ये देखो, आपका प्रॉब्लम क्लियर कर देते हैं पहले। सपोज मैं आपको बोल देता हूं कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनिया इन फॉलोइंग रिएक्शन। N2 plus 3H2 to NH3, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपको नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है और अमोनिया का। अगर नाइट्रोजन का निकालना है तो इधर से इधर सोचो, नाइट्रोजन का निकालना है तो फिर क्या लोगे आप, इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इधर अमोनिया में ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -3। तो आप क्या बोलोगे, 0 से -3, एन फैक्टर कितना आ गया नाइट्रोजन का, देखो 0 से -3, 3 का डिफरेंस, लेकिन नाइट्रोजन 2 है तो इंटू 2 करोगे और एन फैक्टर 6 लोगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालना होगा। तो आप बोलोगे नाइट्रोजन का फार्मूला वेट जो भी आएगा N2 28 होता है, जो फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 6 यूज करो। क्लियर, ये क्लियर हुआ बेटा? Yes, कि sir. नाइट्रोजन अगर अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आंसर। तो नाइट्रोजन का पहले चार्ज 0 है और बाद में अमोनिया में नाइट्रोजन का चार्ज -3 है, तो 3 का डिफरेंस आ गया, लेकिन एन फैक्टर टोटल चार्ज 2 नाइट्रोजन है तो 2 भी कर दिया मैंने 6, N2 में 2 नाइट्रोजन है तो एन फैक्टर नाइट्रोजन का 6 लो। बट अगर मैं अमोनिया का निकालना चाहता हूं, सपोज मैं अमोनिया का निकालना चाहता हूं, तो अमोनिया से फिर इधर सोचोगे आप, बैक चलोगे। अब अमोनिया का पर स्पीसीज लेके बैक चलोगे आप, तो अमोनिया का देखो -3, इधर 0, कितने का डिफरेंस आया, एन फैक्टर निकालना है तो 3 का, लेकिन अमोनिया में तो नाइट्रोजन एक ही है, ये 2 काउंट नहीं करना, स्पीसीज में देखने कितने एटम है, तो एक ही है तो एन फैक्टर 3 यूज करूंगा, इसका इक्विवेलेंट लूंगा तो फार्मूला वेट ऑफ अमोनिया बाई 3 आएगा। तो जिस स्पीसीज को कंसिडर करते हो और कहां जा रहे हो वहां देखोगे, और जिस स्पीसीज से स्टार्ट किया है उसमें एटम काउंट करोगे पर स्पीसीज। क्लियर? सर एक बार सर समझ नहीं आया, इसका हमने 2 क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन हमारा ये है, इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोजन का भी निकालना है और अमोनिया का भी निकालना है। किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालते हो तो उसकी पर स्पीसीज लोगे, नाइट्रोजन की लोगे तो N2 मॉलिक्यूल लोगे, अमोनिया लोगे तो NH3 मॉलिक्यूल लोगे। क्लियर? अब N2 लोगे तो आप ये कहोगे कि N2 अमोनिया में चेंज हुआ है, तो N2 अमोनिया में चेंज हुआ है तो अब निकालो, देखो N2, N का यहाँ पर चार्ज 0, इधर चार्ज अमोनिया में 3, डिफरेंस कितने का आ गया, एक नाइट्रोजन के लिए 3 का, और नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल है ना, स्पीसीज तो N2 है, तो एक नाइट्रोजन में 3 का चेंज आया है, तो 2 नाइट्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर एन फैक्टर 6 हो जाएगा। क्लियर? अगर नाइट्रोजन का करना है तो। अगर आपको अमोनिया का निकालना है तो अमोनिया की स्पीसीज है NH3, और NH3 स्पीसीज चेंज हो रही है नाइट्रोजन में, तो NH3 में, तो अब NH3 के लिए देखना है तो एक ही नाइट्रोजन के लिए देखना पड़ेगा, NH3 में एक नाइट्रोजन के लिए चेंज देखना पड़ेगा, N2 में 2 नाइट्रोजन के लिए देखना पड़ेगा। तो NH3 में अमोनिया के लिए एक नाइट्रोजन का देखना है तो 3 से 0, तो 3 का ही चेंज आया, तो इक्विवेलेंट वेट M/3 हो। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, जल्दी से एक प्रॉब्लम बना के दो, जल्दी से बना, मैं लिख रहा हूं और ये प्रॉब्लम मेरे बनाते बनाते साथ में स्टार्ट कर दो। हाउ मैनी मोल ऑफ KMnO4 is required to oxidize 10 mole of ferrous oxalate in acidic medium? How many mole of KMnO4 is required to oxidize Sir, 10 6. mole of ferrous oxalate in acidic medium? Sir, 6. 6. Let's see. और कोई बेटा, और कोई? एक वो गर्ल भी रिस्पॉन्स करती है। चलो देखते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट तो सीधा क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4,
इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। अब इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 और इक्विवेलेंट फेरस ऑक्सीलेट है, इक्विवेलेंट KMnO4 मोल से निकालना है तो मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट है तो इसके मोल इंटू इसका जैसा 6 ही आएगा, 6 है। 6 आ रहा है। तो आप देखो, अब आपको एन Yes, फैक्टर sir. याद होगा तो बहुत इजी हो जाएगा ना, मोल निकालना है। x एन फैक्टर KMnO4 का कितना लोगे एसिडिक मीडियम में? 5 5 फेरस ऑक्सीलेट का 10 और एन फैक्टर कितना था फेरस ऑक्सीलेट याद आया? फेरस सल्फेट होगा तो 1, फेरस ऑक्सीलेट होगा तो 3, तो 5 2 से कैंसिल हो गया, आंसर 6 सही है आपका। तो डियर स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट द टुडे लेसन। क्या था लेसन आज हमारा? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन और इक्विवेलेंट कंसेप्ट से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना। तो इससे हम प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करते हैं। लेट्स सी वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और डीपीपी करना, अभी सेकंड रह गया, सेकंड आपका रह गया और थर्ड आज दूंगा। डीपीपी तैयार रखना बेटा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।